प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं किस शैली के बारे में? बूंदी शैली के बारे में। बूंदी शैली, जिससे पहले हमने कोटा शैली के बारे में अध्ययन किया था। कोटा शैली के अंदर अध्ययन जो हमने किया था उसके अंदर बताया गया है राजा और रानियों को किसका शिकार करते हुए? जानवरों का शिकार करते हुए। तो हम कह सकते हैं कि कोटा शैली जो थी उसके ऊपर चित्रण जो किया गया था वो किस पर आधारित था? शिकार पर आधारित था। यहाँ हम अध्ययन कर रहे हैं बूंदी शैली का। बूंदी शैली में सर्वाधिक चित्रण किसके ऊपर है? पशु पक्षियों के ऊपर। और यहाँ पर जो भित्ति चित्र मिले हैं वो भित्ति चित्र राजस्थान में नहीं, भारत में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक दुर्ग बना हुआ मिला है और इस दुर्ग की आकृति आपको किसके समान दिखाई देती है? तारे की आकृति। इस दुर्ग की आकृति कैसी है? तारे के जैसी है। इसलिए तारे की आकृति होने की वजह से इस दुर्ग का नाम क्या है? तारागढ़ दुर्ग। इस तारागढ़ दुर्ग का निर्माण, तारागढ़ जो दुर्ग है उस तारागढ़ दुर्ग का निर्माण बरसिंह हाड़ा ने, किसने करवाया था? बरसिंह हाड़ा के द्वारा इस दुर्ग का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। कौन से दुर्ग का? तारागढ़ दुर्ग का। इस तारागढ़ दुर्ग के अंदर एक महल बना हुआ है। इस तारागढ़ दुर्ग के अंदर क्या बना हुआ है? एक महल बना हुआ है। और इस महल के अंदर, ये जो तारागढ़ दुर्ग है, इस दुर्ग के अंदर क्या बना हुआ है? एक महल बना हुआ है। और उस महल के अंदर जो रंगशाला है, कौन सी शाला? रंगशाला। उस रंगशाला पर में अनेक प्रकार के चित्र मिले, इसलिए उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? चित्रशाला। इस रंगशाला के अंदर अनेक सारे चित्रों का समावेश देखने को मिला, अनेक प्रकार के चित्र बने हुए मिले। इस वजह से इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? चित्रशाला महल। चित्रशाला महल। अब आपको प्रश्न यहाँ पर क्या बनता है कि ये जो रंगशाला या चित्रशाला महल है, इस रंगशाला या चित्रशाला महल का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको याद रखना है महारावल। महाराव, कल हमने याद किया था, नाम याद करो। उमेद सिंह। किसने करवाया था? उमेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कौन से महल का? रंगशाला या चित्रशाला। सर्वाधिक चित्र मिलने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा? चित्रशाला। और इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा उमेद सिंह ने। और यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जो भित्ति चित्र बने हुए मिले, इसीलिए इस महल को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। इसको हम कहेंगे भित्ति चित्रों का स्वर्ग। भित्ति चित्रों का इसे स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग कहा जाता है। अब देखो, ये जो तारागढ़ दुर्ग है, इस तारागढ़ दुर्ग के अंदर सर्वाधिक मात्रा में क्या उपलब्ध हुए? सर्वाधिक मात्रा में क्या उपलब्ध हुए? भित्ति चित्र है वो उपलब्ध हुए। भित्ति चित्र है वो क्या हुए? उपलब्ध हुए। एक बार वापस दोहरा रहा हूँ मैं। बूंदी शैली के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें सर्वाधिक चित्रण किया जाता है पशु पक्षी का नाम क्या पड़ा? तारागढ़ दुर्ग। हम इतिहास में दो तारागढ़ दुर्गों के बारे में पढ़ते हैं। एक तारागढ़ दुर्ग है बूंदी में और दूसरा तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अजमेर में। तो इस तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। इस तारागढ़ दुर्ग के अंदर एक महल बना हुआ है जिसका नाम था रंग महल। आगे चलकर उसका नाम क्या पड़ा? रंगशाला। और सर्वाधिक चित्र वहां पर मिलने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा? चित्रशाला। तो चित्रशाला महल जिसका निर्माण किसने करवाया था? महाराव उमेद सिंह। महाराणा नहीं है, महारावल उमेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और यहाँ पर जो भी भित्ति चित्र मिले, उन भित्ति चित्रों के कारण इस महल को क्या नाम दिया गया? भित्ति चित्रों का स्वर्ग इसे कहा गया। अब आप उतारिए। प्रारंभ होगी और उस स्कूल का नाम है मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो देखिए, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में नाम न लिखने की बजाय
सीधे मुद्दे पर आता हूँ। उसके अंदर मैंने आपको अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बताया था, अलग अलग शैलियों के बारे में, जैसे मारवाड़ जोधपुर शैली, दूसरी बीकानेर शैली, तीसरी किशनगढ़ शैली, चौथी लिखेंगे हम अजमेर शैली। इस मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर 2 शैलियों का आपको जिक्र नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई चित्रकार नहीं था, उनके चित्रकारों का उल्लेख नहीं है। और वो 2 शैलियाँ, एक तो नागौर चित्र शैली और दूसरी कौन सी, जैसलमेर शैली। उसका विवरण आपको नहीं लिखना है, न उनके बारे में जानकारी रखनी है। जो मैं स्कूल या शैलियों के बारे में यहाँ लिख रहा हूँ, उन शैलियों के कलाकारों के बारे में, चित्रकारों के बारे में हम लिखेंगे, और उन्हीं चित्रकारों में से प्राय परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में हम यहाँ पर डालेंगे मारवाड़ शैली, मारवाड़ शैली जिसका दूसरा नाम क्या है, जोधपुर शैली। मारवाड़ शैली का दूसरा नाम क्या है, जोधपुर शैली। यहाँ इसके बाद में नंबर आ जाएगा आपके किसका, बीकानेर शैली का, बीकानेर शैली। मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली के बाद हम चर्चा करेंगे किसके ऊपर, बीकानेर शैली पर। बीकानेर शैली के बाद आ जाएगी आपके कौन सी, किशनगढ़ चित्र शैली, किशनगढ़ चित्र शैली। किशनगढ़ चित्र शैली के बाद हम चौथी जो हमारी चित्र शैली है, जिसका नाम क्या है, अजमेर चित्र शैली। इन 4 चित्र शैलियों के बारे में हम इनके जो मुख्य कलाकार हैं उनका अध्ययन करेंगे कि इसमें कौन कौन से कलाकार थे, चित्रकार थे, जिनका महत्वपूर्ण योगदान है। परीक्षा के अंदर प्राय अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है तो वो कलाकारों से संबंधित ही प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ हम नीचे से शुरुआत करते हैं अजमेर चित्र शैली से। तो यहाँ प्राय इसके अंदर एक महिला चित्रकार थी और उस महिला चित्रकार का नाम था साहिबा। कौन थे, साहिबा। आपको ये भी याद रखना है कि तमाम जो हम 17 शैलियाँ पढ़ेंगे, उन 17 शैलियों के अंदर 2 ही ऐसी चित्र शैलियाँ हैं जिनके अंदर महिला चित्रकार मिलेगी आपको। एक तो नाथ द्वारा चित्र शैली और दूसरी कौन सी, अजमेर चित्र शैली। तो यहाँ ये जो साहिबा है, ये साहिबा जो है चित्रकार वो कौन सी है, कौन है, महिला चित्रकार है। दूसरा इसके अंदर एक चित्रकार मिलेगा जिसका नाम है चांद। कौन मिलेगा, चांद। चांद महिला नहीं है, चांद कौन है, पुरुष है। तो ये हो गई आपके अजमेर शैली की बात। अजमेर शैली के अंदर आपको केवल कितने याद करने हैं, 2 याद करने हैं। अब हम किसकी चर्चा करेंगे, किशनगढ़ शैली की। किशनगढ़ शैली की चर्चा के दौरान हमें एक चित्रकार का नाम याद रखना है और उस चित्रकार का नाम है निहाल चंद। निहाल चंद। निहाल चंद के बाद इस शैली को अमर करने वाला व्यक्ति कौन, अमरचंद। इस शैली को अमर करने वाला व्यक्ति कौन, अमरचंद। और इन दोनों को ही लाड करने वाला जिसका नाम हो जाएगा आपके लाडली दास। कौन हो जाएगा, लाडली दास। इन 3 के बाद आप नाम याद रखोगे। एक का नाम है आपके क्या, सीताराम। दूसरे का नाम है बदन सिंह। दूसरे का नाम क्या है, बदन सिंह। और बदन सिंह के बाद आपको नाम याद रखना है नानक राम। अगला कौन है, नानक राम। तो इस किशनगढ़ शैली के अंदर कितने चित्रकार हुए, 6 चित्रकार। उसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, बीकानेर चित्रकला की। बीकानेर चित्रकला के अंदर आपको याद रखना है आसिर खां। बीकानेर चित्रकला का जो प्रथम चित्रकार था उसका नाम क्या है, आसिर खां। आसिर खां के बाद आ जाएगा आपके मोहम्मद खां। आसिर खां के बाद कौन आ जाएगा, मोहम्मद खां। मोहम्मद खां के बाद आ जाएगा आपके रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन। और रुकनुद्दीन के बाद आप चित्रकारों के नाम याद रखोगे, जैसे मुन्ना लाल। मुन्ना लाल। मुन्ना लाल के बाद चुन्ना लाल। मुन्ना लाल, चुन्ना लाल। और तीसरा चित्रकार है जिसका नाम है मुकुंद। अगला चित्रकार कौन है, मुकुंद।
तो यहाँ आप देख रहे हो कि इनके अंदर मुस्लिम जो कलाकार है उनकी प्रधानता ज़्यादा है। कारण क्या था कि बीकानेर जो शैली है, बीकानेर शैली से एक चित्र शैली उठकर आई जिसका नाम है उस्ता कला। कौन सी कला उठकर आई? उस्ता कला। तो उस्ता कला के माहिर जो उस्ताद होते थे वो प्राय किस जाति के होते थे? मुस्लिम जाति के होते थे। यहाँ पर एक कला और प्रचलित थी जिसका नाम था मैथेरन कला। कौन सी कला थी? मैथेरन कला। तो मैथेरन कला के जो कलाकार थे उनके नाम है मुन्नालाल, चुन्नालाल और मुकुंद। ये कौन सी कला के थे? मैथेरन कला के। मैथेरन कला एक जैन जो कलाकार थे, जो जैन धर्म से जुड़े हुए थे, उन कलाकारों के द्वारा इस कला को किया जाता था, जिसमें मुन्नालाल, चुन्नालाल और मुकुंद ये प्रमुख कलाकार थे। अब बात करते हैं हम किसकी? मारवाड़ या जोधपुर शैली की। तो इसके अंदर आप याद रखोगे, पहला जो कलाकार है उसका नाम है शिवजी भाटी। शिवजी भाटी। शिवजी भाटी के बाद आप नाम याद रखोगे नारायण दास। नारायण दास। नारायण दास के बाद में रतन जी भाटी। रतन जी भाटी। रतन जी भाटी के बाद एक व्यक्ति है कलाकार जिसका नाम है मतीराम भाटी। मतीराम भाटी। मतीराम भाटी के बाद यहाँ पर एक कलाकार है जिसका नाम है छज्जू। और छज्जू के बाद जो कलाकार है उसका नाम है सैफू। ये जो कलाकार है वो कौन सी शैली के हैं? मारवाड़ शैली के। अब यहाँ पर देखो हम बात करते हैं नीचे अजमेर शैली की साहिबा के रूप में। तो एक महिला कलाकार जिसका नाम क्या है? साहिबा। कुल मिलाकर याद करने के लिए कि जैसे ये जो चांद है वो चांद साहिबा होकर बैठी है। चांद है वो क्या होकर बैठी है? साहिबा होकर बैठी है। और प्राचीन काल में जो अंग्रेज अधिकारी होते थे उन अंग्रेज अधिकारियों को क्या कहते थे? साहब। अंग्रेजों क्या कहते थे? साहब कहते थे। और अंग्रेज सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विराजते थे? अजमेर में। कहाँ रहते थे? अजमेर में। तो अजमेर शैली के अंदर एक महिला चित्रकार है जिसका नाम है साहिबा और एक पुरुष चित्रकार है जिसका नाम क्या है? चांद। यहाँ हम किशनगढ़ शैली की बात करें तो बनी ठनी जो चित्र शैली, बनी ठनी का जो चित्र बनाया था किशनगढ़ शैली के अंदर, वो बनी ठनी का चित्र किसने बनाया था? निहाल चंद ने। उसके बाद चांदनी रात की कमेटी कह सकते हो आप, तो उसका चित्रण किसने तैयार किया था? अमरचंद ने। किसने तैयार किया था? अमरचंद ने। तो हम यूँ कह सकते हैं कि किशनगढ़ शैली को निहाल किसने कर दिया? निहाल चंद ने। और किशनगढ़ शैली को अमर किसने कर दिया? अमरचंद ने। और इन दोनों को ही प्रेम कौन करता था? लाड कौन करता था? लाडली दास। कौन करता था? लाडली दास। और सीताराम, बदन सिंह और नानकराम, इन तीनों ने मिलकर एक चित्र तैयार किया था जिसका नाम है नौका विहार। कौन सा चित्र तैयार किया था? नौका विहार। यह आपके पटवार के अंदर पूछा गया प्रश्न है। जो पिछली बार पटवार का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था कि नौका विहार जो चित्र है वो किन चित्रकारों के द्वारा बनाया गया था। तो तीन व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने, सीताराम, बदन सिंह और नानक राम। इनके द्वारा नौका विहार चित्रण तैयार किया गया था। उसके बाद मैंने आपको आसिर खां, मोहम्मद खां और रुकनुद्दीन, ये जो कलाकार है वो कौन सी कला से बताया आपको? उस्ता कला से। उस्ता कला के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये पर्सिया ईरान से कौन लेकर आया था? पर्सिया ईरान से जहांगीर जो था उसके काल में आई थी लाहौर। और फिर लाहौर से जब औरंगजेब शासक बना था तो औरंगजेब ने इस चित्रकला के ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। और लाहौर में जितने भी कलाकार थे वो सारे के सारे कलाकार बीकानेर चले आए थे। उस समय बीकानेर के अंदर शासन था अनूप सिंह का। किसका था? अनूप सिंह का। और अनूप सिंह के शासन काल में इनको बड़ा प्रोत्साहन मिला और उन्होंने उस्ता कला को एक विशेष योगदान के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्धि दिलवाई थी। दूसरी कला बताइए आपको मैंने, मैथेरन कला। तो मैथेरन कला के प्रमुख कलाकार हैं मुन्नालाल, चुन्नालाल और मुकुंद। उसके बाद हम मारवाड़ या जोधपुर शैली की बात करें तो प्राय जिनके आगे देखो क्या शब्द लिखा हुआ है? भाटी और दास जो शब्द लिखा हुआ मिलेगा वो प्राय आपको कौन सी शैली के मिलेंगे? जोधपुर और मारवाड़ शैली के। चलिए लिखिए बेटा। कलाकारों के अध्ययन के बाद हम जो अगली शैली के बारे में अध्ययन कर रहे हैं उस शैली का नाम है
जोधपुर चित्रशैली, या उसका नाम है आपके कौन सा, मारवाड़ चित्रशैली। जोधपुर चित्रशैली या मारवाड़ चित्रशैली। देखिए मारवाड़ के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो राव जोधा जिन्होंने 1559 ईस्वी के अंदर एक जोधपुर नगर बसाया था। कौन सा नगर बसाया था, जोधपुर नगर बसाया था, और वहीं पर उन्होंने एक दुर्ग की नींव लगाई थी जिसका नाम था मेहरानगढ़ दुर्ग। राव जोधा के बाद जो अगला उत्तराधिकारी शासक बना जिसका नाम था राव सातलदेव के बाद में जो अगला शासक बना जिसका नाम था राव सूजा, और राव सूजा का जो उत्तराधिकारी था जिसका नाम था बाघा, और बाघा की जो मृत्यु है राव सूजा के शासनकाल में ही हो चुकी थी। और बाघा की मृत्यु के बाद जो अगला उत्तराधिकारी बना उसका नाम था राव गांगा ने, जब राव गांगा शासक बना था उस समय एक युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध, और उस खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायतार्थ उसने लगभग 4000 सैनिक भेजे थे, और उन 4000 सैनिकों के साथ में उसने अपने पुत्र मालदेव को महाराणा सांगा की सहायतार्थ भेजा था। तो जो राव मालदेव था, उस राव मालदेव के द्वारा जब मारवाड़ का वो शासक बनता है तो मारवाड़ के शासक बनने के दौरान उसके द्वारा जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग, इस मेहरानगढ़ दुर्ग के चारों ओर वो एक परकोटे का निर्माण करवाता है। किसका निर्माण करवाता है, एक परकोटे का निर्माण करवाता है, और परकोटे के निर्माण के साथ इसके अंदर जो भी अन्य व्यवस्थाएं होती है उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से वो एक नया रूप प्रदान करता है। तो हम कह सकते हैं कि राव मालदेव इस मेहरानगढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता था। इस मेहरानगढ़ दुर्ग का क्या था, वो आधुनिक निर्माता। तो इस मेहरानगढ़ दुर्ग के चारों ओर उसने एक क्या बनवाया था, परकोटा बनवाया था। तो ये परकोटा बनवाने का कार्य किसके द्वारा किया गया था, राव मालदेव के द्वारा, राव मालदेव के द्वारा। अब देखो ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इस मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर उसने एक महल का निर्माण करवाया था, और उस महल का नाम था चोखे लाव महल। कौन सा महल था, चोखे लाव महल। इस चोखे लाव महल का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। तो इस चोखे लाव महल का निर्माण करवाने वाला शासक कौन था, राव मालदेव। इस चोखे लाव महल के अंदर उसने सर्वप्रथम चित्रकारी का कार्य प्रारंभ किया। किसका कार्य प्रारंभ किया, चित्रकारी का कार्य प्रारंभ किया। और उसने जो पहला चित्र बनाया था, और वो पहला चित्र था रावण रावण युद्ध। जो पहला चित्र बनाया गया था उस चित्र का नाम क्या था, रावण युद्ध। और जो उसके द्वारा दूसरा चित्र बनाया गया था उस चित्र का नाम था सप्तशती। जो दूसरा चित्र बनाया गया था उस चित्र का नाम क्या था, सप्तशती। पहला चित्र था रावण युद्ध और दूसरा चित्र कौन सा था, सप्तशती। तो ये जो चित्रकला का कार्य है वो किसके काल में शुरू हुआ, राव मालदेव के काल में। तो हम यूं कह सकते हैं कि मारवाड़ की धरती पर और मेहरानगढ़ दुर्ग में सर्वप्रथम अगर चित्रकला को प्रारंभ करने वाला कोई शासक था तो वो कौन था, राव मालदेव के शासनकाल में ही मारवाड़ की धरती पर और मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर चित्रकला की शुरुआत हुई थी। अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि मारवाड़ की धरती पर सर्वप्रथम चित्रकला का कार्य किस शासक के काल में शुरू हुआ था, तो शासक का नाम क्या होगा, मालदेव। इसी मालदेव ने इन चित्रकला के साथ यानी जो चित्र है उनका चित्रण करवाया, जो चित्रकला को प्रोत्साहन दिया राव मालदेव ने। और वहीं पर उन्होंने एक ग्रंथ भी चित्रित करवाया और उस ग्रंथ का नाम था उत्तर ध्यान सूत्र चूर्णी। उत्तर ध्यान सूत्र चूर्णी। इस ग्रंथ की भी मालदेव ने क्या करवाई,
रचना करवाई। तो उत्तराध्यायन सूत्र चूर्णी ग्रंथ की रचना किस शासक के काल में हुई थी? राव मालदेव के काल में हुई थी। तो हम यूँ कह सकते हैं कि मारवाड़ शैली के अंदर जो चित्रकला का प्रारंभ है वो प्रारंभ किसके काल में हुआ था? राव मालदेव के काल में हुआ था। तो एक बार वापस दोहरा रहा हूँ मैं, जोधपुर मारवाड़ शैली कि जहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग जिसकी नींव रखी थी किसने? राव जोधा ने। राव जोधा के बाद भी कई शासक आए और कई शासकों का शासन समाप्त हुआ। राव गांगा के पुत्र राव मालदेव जिन्होंने इस दुर्ग के चारों ओर एक क्या बनाया? परकोटा बनवाया, सुरक्षा घेरा बनवाया मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। और मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर उसने एक महल का निर्माण करवाया जिसका नाम था चोखेलाव महल। और इस चोखेलाव महल के अंदर आपको चित्र देखने को मिलेंगे। इस महल के अंदर सर्वप्रथम दो जो चित्र बनाए गए थे, जिसके अंदर पहला नाम है राम रावण युद्ध और दूसरा है सप्तशती का चित्र। और उसके बाद राव मालदेव ने एक ग्रंथ की भी या ग्रंथ को भी चित्रित करवाया, ग्रंथ की रचना करवाई जिसका नाम था उत्तराध्यायन सूत्र चूर्णी। तो हम यह कह सकते हैं कि मारवाड़ की धरती पर सर्वप्रथम चित्रकला को प्रोत्साहित करने वाला व्यक्ति कौन था? राव मालदेव। जो मारवाड़ शैली है उस मारवाड़ चित्र शैली के ऊपर मुगल शैली का प्रभाव, किस शैली का प्रभाव? मुगल शैली का प्रभाव। यानी मुगल शैली का प्रभाव कहाँ और किसके काल में देखने को मिला, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मारवाड़ जो चित्र शैली है उस मारवाड़ चित्र शैली के ऊपर किस शैली का प्रभाव? मुगल शैली का प्रभाव। तो मारवाड़ का एक शासक था जिसका नाम था मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा जो उदय सिंह था, उस मोटा राजा उदय सिंह ने मुगलों की अधीनता को क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के बाद मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई या जिसको आप कहते हो जगत गुसाई, उसका विवाह सलीम के साथ कर दिया था, अर्थात जहांगीर के साथ उसका विवाह कर दिया था। उसके बाद मोटा राजा उदय सिंह के काल में मोटा राजा उदय सिंह ने भागवत जो पुराण है, भागवत पुराण का मोटा राजा उदय सिंह ने क्या करवाया? चित्रण करवाया। भागवत पुराण का मोटा राजा उदय सिंह ने क्या करवाया था? चित्रण करवाया था। तो मोटा राजा उदय सिंह के द्वारा जो भागवत पुराण का चित्रण करवाया था, उस चित्रण के दौरान इस भागवत पुराण के अंदर जो भी चित्र बनाए गए थे, उन चित्रों के अंदर सर्वाधिक प्रभाव कौन सी शैली का देखने को मिला? मुगल शैली का देखने को मिला। तो यहाँ पर मारवाड़ जो चित्र शैली थी, उस मारवाड़ चित्र शैली के ऊपर प्रभाव कौन सी शैली का देखने को मिलता है? मुगल शैली का देखने को मिलता है। तो इस शैली के अंदर जो सर्वप्रथम चित्र बनाया गया था उसको हम कह सकते हैं कृष्ण राधा का चित्रण। भागवत पुराण के अंदर जो राधा कृष्ण का चित्रण तैयार किया गया था, उस राधा कृष्ण का जो चित्रण था वो किस शैली पर आधारित था? मुगल शैली पर आधारित था। हम यूँ कह सकते हैं कि इस शैली के अंदर इस चित्र के अंदर कृष्ण राधा का जो चित्र था, वो जो राधा कृष्ण का चित्र था उसके अंदर जो पहनावा था, वो पहनावा कौन सा था? मुगलों का। किसका था पहनावा? मुगलों का। तो इनके जो कपड़े थे राधा और कृष्ण के, वो कपड़े किसके थे? मुगल शैली के। तो आप कह सकते हो मुगलों का पहनावा था इनका। और बाकी जो स्थानीय ये जो चित्र था, इस चित्र के अंदर जो अन्य चीज़ों को दर्शाया गया था वो सारी की सारी कैसी थी? स्थानीय थी। स्थानीय जो चित्र था, जो स्थानीय अन्य जो इस चित्र के अंदर थे, उनका पहनावा मुगलों के समान नहीं था। बाकी पहनावा किसका था? राधा और कृष्ण का। तो इसको उतारिए एक बार। इस शैली का स्वर्ण काल। तो किस शासक का काल स्वर्ण काल माना जाता है? महाराणा मान सिंह के द्वारा
या मान सिंह का जो काल था, इस मारवाड़ चित्र शैली का कौन सा काल माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है। अब देखिए, इस महाराणा मान सिंह के द्वारा जो नाथ संप्रदाय है, उस नाथ संप्रदाय को आश्रय प्रदान करने के लिए 2 मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। एक मंदिर जिसका नाम है महामंदिर, एक मंदिर जिसका नाम क्या है? महामंदिर, और दूसरा मंदिर जिसका नाम है उदय मंदिर। एक मंदिर जिसका नाम है महामंदिर और दूसरे मंदिर का नाम क्या है? उदय मंदिर। इस प्रकार से मान सिंह के द्वारा 2 नाथ संप्रदाय के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, और यहीं पर मान सिंह ने एक पुस्तकालय का भी निर्माण करवाया था जिसका नाम है मान प्रकाश पुस्तकालय। मान प्रकाश पुस्तकालय। तो इस मान प्रकाश पुस्तकालय का भी निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा मान सिंह के द्वारा करवाया गया था। अब देखो, महाराणा मान सिंह के काल में एक चित्रकार था जिसका नाम है मतीराम। मतीराम नामक चित्रकार ने रसराज नामक ग्रंथ की रचना की। रसराज नामक ग्रंथ की क्या की? रचना की। और इस मतीराम नामक चित्रकार ने इस ग्रंथ की रचना की थी कौन से मंदिर में? महामंदिर में। महामंदिर में इस ग्रंथ की उसने रचना की थी, और यहाँ पर एक काले पत्थर के ऊपर प्रशस्ति लिखी हुई है, और उस प्रशस्ति में ये लिखा हुआ है कि मेरे क्षेत्र में या मेरे जो राज्य है उसके अंदर कोई भी बड़े से बड़ा अपराधी जो अपराध करके इस मंदिर में चला जाता था, तो उस मंदिर में गए हुए व्यक्ति को या अपराधी को अंग्रेज भी गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। किस मंदिर में जाने के बाद? महामंदिर में जाने के बाद। महामंदिर में क्या लगी हुई थी? एक प्रशस्ति लगी हुई थी जो महाराजा मान सिंह के द्वारा लगवाई गई थी, और उस प्रशस्ति के ऊपर ये लिखा था कि बड़े से बड़ा अपराध करने के बाद कोई भी व्यक्ति अगर इस मंदिर में आकर शरण ले लेता है तो उसको कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि मतीराम के द्वारा जो रसराज ग्रंथ लिखा हुआ था उस पर सर्वाधिक जो प्रभाव था वो कौन से संप्रदाय का? नाथ संप्रदाय का। कौन से संप्रदाय का प्रभाव था? नाथ संप्रदाय का। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि मान सिंह के द्वारा जो मंदिर बनवाए गए थे, महामंदिर और उदय मंदिर, ये मंदिर किसके लिए बनाए गए थे? नाथों के लिए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो मारवाड़ चित्र शैली है, इस मारवाड़ चित्र शैली को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन जो महाराजा मान सिंह है उसके काल में मिला, और ये प्रोत्साहन मठों में पोषित हुआ। कहाँ पोषित हुआ? मठों में। पोषित होने का मतलब उसको सर्वाधिक मात्रा में सहायता मिली और सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन मिला मठों के अंदर। मठ जो नाथ जहाँ पर रहते हैं उन नाथों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। तो उसी के आधार पर हम मान सिंह का एक दरबारी और कवि है, दरबारी कवि जिसका नाम है वीरजी भाटी। कौन है? वीरजी भाटी के द्वारा रागमाला ग्रंथ को चित्रित किया गया। रागमाला ग्रंथ को क्या किया गया? चित्रित किया गया। तो यहाँ आप रागमाला जो ग्रंथ है प्राय सभी जगह देखोगे। पहले भी हमने एक शैली के अंदर पढ़ा, उसके अंदर भी कौन सा आया था? रागमाला। तो यहाँ वीरजी भाटी के द्वारा जो मान सिंह के क्या थे? दरबारी कवि थे, उनके द्वारा एक ग्रंथ की रचना की, ग्रंथ को चित्रित किया गया जिसका नाम क्या है? रागमाला। चलिए नोट कीजिए। शैली के अंदर
सर्वाधिक कृष्ण लीलाओं का चित्रण, मारवाड़ शैली के अंदर कृष्ण लीलाओं का चित्रण, कृष्ण लीलाओं का चित्रण, मारवाड़ शैली के अंदर सर्वाधिक कृष्ण लीलाओं का चित्रण महाराजा जसवंत सिंह के काल में हुआ था। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम किसके काल में हुआ था? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के काल में हुआ था। सर्वाधिक मारवाड़ शैली के अंदर, मारवाड़ चित्र शैली के अंदर कृष्ण लीलाओं का चित्रण किसके अंदर हुआ था? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के काल में हुआ था। महाराजा जसवंत सिंह स्वयं भाषा के एक बड़े विद्वान थे और इसीलिए उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था भाषा भूषण। कौन सा ग्रंथ लिखा था? भाषा भूषण। याद रखना, भाषा भूषण ग्रंथ किसकी कृति है? महाराजा जसवंत सिंह की कृति है। तो महाराजा जसवंत सिंह के बाद जो अगले शासक बने उनका नाम था महाराजा तख्त सिंह। महाराजा तख्त सिंह। जो महाराजा तख्त सिंह थे वो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के समय ये उपस्थित थे वहाँ पर, और इस महाराजा तख्त सिंह के द्वारा अंग्रेजों की तन मन और धन हर प्रकार से उनकी क्या की गई थी? सहायता की गई थी। यहाँ क्रांतिकारियों का सहयोग करने की बजाय तख्त सिंह ने किनका सहयोग किया था? अंग्रेजों का सहयोग किया था। तो यहाँ ये जो तख्त सिंह थे उस तख्त सिंह के काल में ये जो मारवाड़ चित्र शैली है, इस मारवाड़ चित्र शैली के ऊपर प्रभाव किसका पड़ा? कंपनी शैली का, क्योंकि तख्त सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उनका क्या कर रहा था? वो सहयोग कर रहा था। इसलिए मारवाड़ चित्र शैली के ऊपर किस शैली का प्रभाव देखने को मिलता है? कंपनी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में अगर हम चर्चा करें, मारवाड़ चित्र शैली की प्रमुख विशेषताएं, तो विशेषताओं के अंदर देखो, सर्वाधिक चित्रण होता है आपके मरुस्थल का। किसका चित्रण होता है? मरुस्थल का। मरुस्थल के बाद आप देख लो घोड़ा, चित्रों के अंदर मिलेंगे आपको ऊंट, और ऊंट के बाद इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? कुत्ता। यानी कुत्ते का भी इस मारवाड़ चित्र शैली के अंदर क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। और विशेष प्रभाव में अगर आप देखो इस मारवाड़ चित्र शैली के अंदर, तो ढोला मारू का चित्रण किसका किया गया है? ढोला मारू का चित्रण किया गया है। ढोला मारू का क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। कौन सी चित्र शैली के अंदर? मारवाड़ चित्र शैली के अंदर कौन से चित्र को प्रधानता दी गई है? ढोला मारू के चित्रण को। और सर्वाधिक जिस रंग का प्रयोग किया गया है वो रंग कौन सा है? पीला रंग। कौन सा रंग है? पीला रंग। पीले रंग के बाद आपको इन चित्रों के अंदर सर्वाधिक मात्रा में किसके वृक्ष मिलेंगे? आम के वृक्षों की प्रधानता मिलेगी। आम के वृक्षों की क्या मिलेगी? प्रधानता।